ऐसे फ्री टाइम में क्या करते हैं सर आप? CID या रेसलिंग देखता हूँ बस। CID है रेसलिंग। इलाकाई सतह पर सर मजलिस एक वक्त में मुत्तहिद थी एक ही इलाके तक। अभी पर फैलाए हैं MIM ने बहुत दूर तक। इवन अभी हाल फिलहाल में दिल्ली का इलेक्शन भी लड़ा, महाराष्ट्र का इलेक्शंस भी लड़े, और अभी बिहार में भी बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल हुई गुज़िश्ता चुनाव में। अभी फिर मेरे ख्याल से नज़दीक हैं बहुत बिहार के जो इलेक्शंस हैं। तो ये अभी क्यों हो रहा है सर? जो लोगों का जो कहना है, लोगों का जो सवाल है, लोगों के मन में जो शुबा पैदा होता है इस चीज़ को लेकर के कि जहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल फ्रंट्स आ गए हैं बतौर एक नया ऑप्शन बन के लोगों के पास। एक तो इलाकाई पार्टियां हैं अलग अलग रियासतों की, और उसमें जो कौमी सतह की पार्टियां हैं वो तो फ़िलहाल दो ही बच के रह गई हैं। ऐसे समय में जो MIM का जो फैसला है अपने पर फैलाने का मुख्तलिफ रियासतों तक, तो आपको लगता है कि ये जो है वो मुसलमानों में एक सियासी शऊर बेदारी को देखते हुए लिया गया था, या फिर किन बुनियाद पे ये फैसले लिए गए जो इलाकाई तौर पर अपने आप को फैलाया मैंने जा रहा है? हालात तो हर तरफ के अलहदा है। हम्म। हैदराबाद की सियासत यूपी में नहीं चलती, नहीं चलती, बिल्कुल ये बात दीगर रियासतों में, शहरों में नहीं चलती। जी। जहाँ की सियासत वहाँ के साथ। हम्म। लेकिन अपना काम है, शोर बेदार करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर जो अल्लाह का फजल करा, यहाँ कैसे कैसे धारकारियाँ हैं, हाँ जितनी मुखालिफत करे। बिल्कुल। चार मीनार पे तकी करते चिन्ना रेड्डी बोला था मैं मंजिस को ख़त्म करके रख दूंगा। CM बनते 78 में, असम्बली के पहले इजलास में सालार खड़े किए, बोले क्या हुआ, तुम पहले जलसे में हमको ही चैलेंज करते मंजिस को ख़त्म करूंगा। अरे चिन्ना रेड्डी तू चिन्ना है, तेरे से पहले कई पेद्दा आगे टक्कर लेके चले गए, बाल बिंगा नहीं करे, वो तो इक्का पिक्का होके बढ़ा, बाद में उठ के माफ़ी मांगा उन्हें। तो ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे जी। कि मंजिस को बेसरोसा में, कोई दौलत नहीं हमारे पास, कोई MLA नहीं, कोई ताकतवर नहीं, कोई दौलतमंद नहीं, सब गरीबा रक्शे वाले झटके वाले जाहिल लोग साथ थे में। लेकिन अल्लाह का करम ये था कि अल्लाह की नुसरत हमारे साथ थी, बेदेग हम बात करते थे। हर इलेक्शन में एक मंजर रहता था सालार का। KM खान साहब इलेक्शन लड़े मंजिस से, कांग्रेस याकुतपुरी से, सालार के पहलवानों को लेके आए थे। अब सालार भी नाटन मोटरसाइकिल पे जाके खड़े रहते थे, पूरे पहलवाना सामने। अल्लाह की कुदरत थी, सालार सामने जाते सब छुप के सलामा करके निकल गए। बेगम बाजार से निकले तो टीकाराम, NT राम, कौन कौन की बड़े बड़े टैगराम बैठे रहते थे, उठ के खड़े आते थे सालार को देख के। ये खुदा की देन है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे वोटों की ताकत से उनको वो इज्जत नहीं मिली जो अल्लाह अता किया। कितने साल आपको हो गए सर पार्टी में अभी? मेरे को, जी। मैं बहुत कम उम्र से काम करते रहता हूँ। बरो ना, 21 या 20 साल की कमोबेश। उम्र में मैं जेल में था। अभी 62, मतलब कमोबेश एक वो भी 45। पहली जेल कर्नाटक की जेल। हाँ। उसके बाद आने के बाद राजमंद्री, मुशीराबाद, चंचलगुड़ा, विशाखापट्टनम, पूरे जेलों में सालार के साथ रहता था। जी। कि कमोबेश 45-50 साल के आसपास कुछ हो गया, 40-45 साल, हाँ। है ना? तो आपकी अहलिया को कभी शिकायत हुई सर आपसे? नहीं साहब, नहीं हुआ, नहीं, नहीं को कभी मौका ऐसे भी बोल नहीं मिला शिकायत का। 40 कभी साल में चले गए पीछे। कभी ऐसे बोल दिया हो कि जाओ वहीं रहो दारुसलाम, यहाँ क्यों? खैर वो चलते रहता है, लेकिन कभी भी वो नहीं। हमारे भी शादी के 4-5 साल के बाद ऐसे अलील हुए हाँ। छेनों में, अवैसी में शरीक कराए। जी। तो कोई प्रोग्राम में सालार आए थे, क्या हुआ आपके घर में, तबीयत कैसी है? बोला नहीं ठीक है, फिर भी डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। चलिए आप बोले, तो आके देख के बोले अम्मा फिक्र मत करो, अल्लाह शिफा देगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा बोल, 2 लफ्ज़ बोल के चले गए। तो अल्लाह की देन ऐसी थी, खुदादा सलाहियत ऐसी की, मुर्दा जिंदा उठ के बैठता नहीं, वैसा उठ के बैठे। उसके बाद अल्लाह के पास से सेहत ही सेहत थी। माशाअल्लाह। तो उसके बाद हम इलेक्शन में बुला के हमको बोले आप MLA बनो। अरे मेरा ये कैसा, 4 मीनार से, वो भी अकबर असद, अकबर निज़ामुद्दीन, हाजी सेठ, गौस पीर सब बैठे, हंस रहे सब जने। साला पहले मैं मजाक नहीं करता बादशाह,
आपकी खिदमत जेलों में अजला में हमारे साथ मुसीबत उठाए। मैं सोच के रखा था क्या तो आपको एमएलए बनाएंगे। बोला नहीं होता साहब, मैं दारुसलाम देख रहा हूँ, देख लेता हूँ। बोला अफगानिस्तान साहब बोले एक साहब फिर रहे साला और उनको छोड़ के आपको बोल रहे हैं और आप ऐसा जवाब दे रहे। तो ना भाई बदनाम हो जाएंगी जमात, काम नहीं हुआ तो। बोला तो साला आखिर में बोला ठीक है मर्जी आपकी, आखिरी बार बोल रहा हूँ। और बोल के मैं असल बात तो बोलना ही भूल गया आपको। बोले क्या है? तो आप लड़ लो, 1 साल 5 साल मेहनत करो। मेरे को मालूम है आपके पास पैसे नहीं है, जमात पैसा लगाएंगी, आप मेहनत करो खाली। जब मैं उठ के तैयार हुआ, सलाम करके शुक्रिया अदा करा। 5 साल मेहनत करे, बैठ गए। उसके बाद बोला छोड़ दो भाई। तो बोले नहीं बाबा लड़ाए थे, अब हम लड़ा रहे हैं। उन्होंने 1 बार लड़ाए ना 3 बार लड़ा। अब आखिरी में अल्लाह का फजल है, इज़्ज़त के साथ सेहत की बुनियाद पे अपन रिटायरमेंट हो गए। तो सबसे बड़ी खूबी ये कि हम 20 साल के एमएलए इज़्ज़त के साथ है, किराए के घर में गुजारे, कोई करप्शन में नहीं, किसी धंधों में बदनामी में हमारा नाम नहीं आता, ना आ सकता। सालार को सूरत बताना, उनके एतमाद को बरकरार रखना है, इस वास्ते अपन काम करें। आजकल तो वो लहजे में जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो मिठास थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। आज उर्दू नहीं बोलता कोई, और ख़ुद जो उर्दू के लिए बड़े बड़े स्टेज से नारे दराज करते हुए दिखते, उनके खुद के बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो एक साहब थे लखनऊ में, वो इतर ख़रीदने के लिए गए बाज़ार में। तो एक इतर फरोश था, उससे बोले कि इत्र होगा आपके पास, इत्र होगा आपके पास? तो वो दुकानदार जवाब देता है कि है तो, मगर इतना गाढ़ा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। उर्दू को लेकर के मैं पूछूंगा सर आपसे, यहाँ भी है ना भाई जी, नए पुल के पास साहब पड़े ये रास्ता 4 मीनार को जाता है क्या? हाँ, लखनऊ से आते तो हाँ, जाने वाले हव बोल के चले गए। हाँ, फिर बोले क्या है ये, फिर दूसरे से उन्हें भी हव 2-3 लोगों से, आखिर में एक साहब जाता, जी हाँ जाता है बोलते पकड़ लिए। भाई आप जाता है तो जी हाँ बोले, ये हव बोल के चलते, जितने जाए लोग हव बोलते ऐसा। फिर उन्हें बोला आप पढ़े लिखे ना हव। एक लफ्ज़ का चलन बहुत है सर हैदराबाद में। एक लफ्ज़ है उसका चलन बहुत है, वो असल में लफ्ज़ भी नहीं है, वो सब्ज़ी है वो। आपने भी सुना होगा, ये बहुत बोला जाता है, जो बैंगन को बड़ी कसरत से याद करते हैं हैदराबाद में। इसका क्या है सर? बैंगन शाही तरकारी है वो, शाही तरकारी है। कई हैदराबादियों को तो बहुत अजीज़ है वो। बहुत है, लेकिन कई कहानियाँ उसके ऊपर, स्टोरियाँ हैं। बादशाह के दरबार में भी जैसे बैगन के डिशेस बहुत पसंदीदा होते थे, बनाने के कई अक़साम है उसको, बघारे बनाते, मसालों के साथ बनाते। उर्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी उर्दू के ख़िलाफ़ बोला गया, आपने सुना ही होगा बयान वो। जो और उर्दू का चलन जिस हिसाब से उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, मुझे तो लगता है कि मुश्किल है सवाल। नहीं, उर्दू का तो साहब उसका मौक़िफ़ जैसा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है, बिल्कुल। हालांकि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन अमली तौर पे जैसा परसों राजशेखर रेड्डी के चंद्रशेखर के दौर में अकबर साहब कोशिश करे तो उन्हें थोड़ा बहुत करा, उर्दू के मुतरजिम को रखो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में दरख्वास्तें उर्दू में दिए तो नहीं लेते, तो रखे, थोड़े रखे। 400-500 का तकर्रुर करे थे, ऐलान भी आया, जियो भी आया, वो करे, थोड़ा इम्प्लीमेंट करे थे। फिर वो भी एक पद से पुश होगा शायद। उर्दू को तो तरक्की देना चाहिए, होना चाहिए। तो सबसे पहले उर्दू के पढ़ने वाले उर्दू को अहमियत देना। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शरीक करा रहे हैं और बोल रहे कि उर्दू नहीं आती, खुद उर्दू नहीं आती बच्चों को। बड़े बड़े काबिल बच्चे हैं इंग्लिश के, प्रोफेसर डॉक्टर सब बन गए, लेकिन उर्दू से नाबलीद है। हालांकि वो हमारी तहजीब का हिस्सा है। बिल्कुल, और वो उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इस मुल्क की ज़बान है, और वो वाहिद ज़बान है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और उसकी ख़ास वजह है कि मुसलमानों से तासुब इस बात पे है कि मुसलमानों का इस्लामी लिटरेचर का तर्जुमा ज़्यादातर उर्दू में हुआ है। और ख़ासकर जो एशियन कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तो इस्लाम फला फूला। मेरे साथ भी यही ट्रेजेडी हुई है सर। मेरी 10वीं जमात तक की तालीम उर्दू में मैंने हासिल की। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन
जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सहाफ़त की मैंने तालीम हासिल की है, वो भी उर्दू में, यही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। जहाँ पर जाता हूँ तो महज इस बुनियाद पे कि मैंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है, वो लोग मतलब ऑलरेडी ज़बान की बुनियाद पे एक पैमाना बना लेते हैं, उसमें तोल देते हैं मुझे कि इसके पास तो क्या ही सलाहियतें होंगी। तो ये तो मिजाज बन गया है लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने उर्दू को मुत्तहिद रख दिया है कल्चर तक या फिर सकाफती चीज़ों तक। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी तक उर्दू को नहीं बढ़ाया आगे, हालांकि वो जिम्मेदारी बनती थी। हमारे मुल्क के कई सारे बड़े बड़े लोग गुजरे उर्दू में, नामचीन लोग। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में भी इतने नहीं गुजरे होंगे जितने हिंदुस्तान में जितना फ़रोग मिला है उर्दू को, मगर आजकल तो खैर वो चीज़ नहीं है। मैं लखनऊ गया था, जलसे में भेजे थे असद साहब जी। तो आज सुबह पहुंचा, दूसरे दिन 4 बजे एक जलसा था। महाराजगंज कोई इलाका है, वह जलसा बाद मैं तकरीर शुरू करके बोला कि भाई मेरे को आके 24 घंटे से ज़्यादा हुआ। हम ETV उर्दू में यूपी के मुशायरे देखते, ये तस्वुर करते कि हैदराबाद से ज़्यादा उर्दू का चलन यहाँ है, उर्दू के शायकीन यहाँ है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को 24 घंटे से ज़्यादा एक उर्दू का बोर्ड नहीं दिखा मुझे। एक दफ्तर का, हज हाउस बोल के एक दफ्तर का बोर्ड दिखा, बाकी कहीं कोई नेम प्लेट उर्दू की नहीं थी, ना दुकान की, ना होटल की, ना किसी जगह नेम प्लेट। यहाँ तो उर्दू दफन हो गई, हर जगह हिंदी हिंदी हिंदी। हमारे पास क्या है बोल के शुरू करें हम गिनने, तो लोग तालियां बजाए कि हम असेंबली में बैठते हेडफोन लगा के सुनते, तो हमको उर्दू इंग्लिश तेलुगु में एजेंडा मिलता है असेंबली का जी, और हेडफोन में तेलुगु में तकरीर CM करता, उर्दू में तर्जुमा आता, तालियां बजाए। हिंदुस्तान की किसी असेंबली में ऐसी कार्रवाई नहीं चलती बोली। यूपी में ताजुब करे ऐसा कैसा उर्दू का चले, ये मजलिस की बुनियाद। क्योंकि सर मैं तो खैर बतौर सहाफ़ी मेरा ये हक बनता भी नहीं है कि मैं किसी सियासी क़ायद को अपना समर्थन दूँ या उन्हें सपोर्ट करूँ, मगर जब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क की पार्लियामेंट में खड़े होके उर्दू में हलफ लेते हैं, मुझे खुशी होती है सर, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल गलत। हालांकि किसी और में वो जुर्रत है ही नहीं। बात खूब जैसा सैयद हसन साहब थे बेचारे जी, उन्हें काबिल आदमी थे, तो काबिलियत का इजहार करने के लिए इंग्लिश में लेते थे। इंग्लिश में जी, ये तो खैर परसों असद साहब एक किस्सा बोले तकरीर में, काले जहाँ मिले भास्कर राव से जी, तो बुला के यहाँ के दानिश्वरा दावत दे के बुलाए, नाश्ते पे खाना वाना खिला के बोले अवैसी साहब ये कालेजा हमको दे दो, क्योंकि आपको मालूमात नहीं है ज़्यादा, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम इसको संभाल लेंगे करेंगे। जी अच्छा जी अच्छा, अच्छा चलता हूँ, खुदा हाफिज़, निकल के साला। तो ऐसी बुरी तरीके से बेइज्जती करके निकले साला। अब बोला ये तासुर ये दिए कि आप लोग जाहिल लोगों की, झटके वालों की, रक्शे वालों की जमात है, ये कालेजा कहाँ चलाते। और बाद अखबारात लिखे भी जब दारुसलाम के इमली के झाड़ के नीचे किला से चलाएंगे, ये करेंगे, साला खामोश रहते थे। पाशा आप देखेंगे एक दिन आएंगे ना दरख्वास्त लेके नौकरी दो बोल के, बोले साला 2 साल के बाद हम देखे बच्चे लोग आके दरख्वास्त दी हमको दारुसलाम कॉलेजों में जो मुलाजिमत दो। आज इतना बड़ा कारनामा जाहिलों की जमात चला रही है। 5000 से ज़्यादा डॉक्टर, साल में 2 या 3 डॉक्टर मुसलमान बनना मुश्किल था जब उस दौर में। वामन राव बोल के चीफ सेक्रेटरी था, जो जियो लिखने बैठा तो साला बोले ठहर मैं बोलता हूँ, हिंदुस्तान के दस्तूर के टफे आर्टिकल 31 के तहत देना ये, तो दीदी फाड़ के रह गया। फिर उसको बोले थे इनको कुछ भी नहीं आता, अब इसी साहब को बोले लिखा है जियो, लिखा है वो जियो लेके निकले। तो अगर वो आर्टिकल नहीं लिखते, हिंदुस्तान का पहला अक़लियती इदारा है दक्कन मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, और आज इतना बड़ा फंक्शन करे, उसकी पूरी तारीख बताए, मामूली बात नहीं भाई। एक आदमी है, उसको अल्लाह बहुत नवाज दिया, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन तो मेरा परवरदिगार है। एक इंसान को कुछ भी नहीं, सब नहीं देता, क्योंकि सरकशी इंसान में रसी हुई है, हर चीज़ नहीं थी, कुछ तो रोकता, लेकिन उसके बावजूद भी सालार मिलत के 2 बेटों की सलाहियतें इतनी है कि आज 5000 से ज़्यादा बच्चों को डॉक्टर बनाए, मुल्क में 200 लोगों के अंदर शोर बेदार कर रहे हैं।
ये दौलत के मिल जाने से नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के करम से होता है। लोग अपना कारनामा, अपनी शख्सियत को पेश करते, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं है। किसी भी काम में हो, जब तक अल्लाह की मंजूरी नहीं, काम नहीं होता। आप अंदाज़ा कीजिए, कॉलेजों को, बिल्डिंगों में इमारतों पे इमारतें जो बने हैं। जफ़रगढ़ का वो इलाका जिसको आज अवैसी हॉस्पिटल बोलते, उसके सामने कंचन बाग था, जिसमें फातिमा बाग बोल के इनका घर था, अब्दुल वाहिद अली साहब का, जहाँ से उनको गिरफ्तार भी करे थे। वो इलाके में इतनी मेहनत करके कॉलेज के पीछे लगे तो लगे ही जाते अकबर साहब, दिन रात कॉलेजों की तरक्की की, और अपनी ज़ात के पैसों से 16-17 स्कूल गरीबों को फ्री पढ़ाते। एक स्कूल 5 स्टार होटल के साथ, फ्री बच्चों को खाना दोपहर का, किताबें, ड्रेसा सब फ्री। कितने लोगों को, अरे घर में मामा का काम करते लोग, हाँ, उनको इंग्लिश क्लासेस के कौन से स्पोकिंग इंग्लिश के क्लासेस लेके उनको सर्टिफिकेट दिए। तो दुबई में, यहाँ सऊदी में जाके वो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपने घर में मामाया रखा। जो मामाया घर में काम करते थे, उन्होंने तालीम हासिल करके काबिल बन के नौकरियाँ कर रहे, तो आज उनके घर में नौकरा काम कर रहे। तालीम की अभी क्या ज़रूरत देखते हैं आप मुसलमानों में बतौर ख़ास, जो इतने सालों की सियासत आप देख रहे हैं, या फिर इतने सालों से खुद भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, हाँ, हैदराबाद को गोल्डन जोन लिखा एजुकेशन के मामले में जी। तो यानी यहाँ कुछ ठीक है, बेहतर, लेकिन हमारा तज्जिया ये कि ये अभी ठीक नहीं है, अप टू द मार्क भी नहीं है। हाँ। मतलब फिर भी बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन अभी इसमें और बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत इतनी है, तालीम के वास्ते बच्चों पे तवज्जो वालिदैन नहीं करते। कुछ लोग सियासी शऊर बेदारी की बुनियाद बताते हैं तालीम, आपको लगता है ये चीज़ है जो तालीम याफ्ता होता है उसमें सियासी शऊर आ जाता है? हाँ, वो भी है, ज़्यादा शऊर आ गया तो वो काबिलियत की बुनियाद पे अपने आप को पेश करने के लिए तालीम की मुखालिफत करते। बिजनेस में डालो, उसमें सब हो, बिल्कुल बिजनेस में सब कुछ है, ऐसा करूँगा बिजनेस में। तो सर ये सालार मिल्लत और फ़ख्र मिल्लत, इन दोनों की कौन सी ऐसी झलकियाँ हैं जो अभी आप चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन दोनों में देखते हैं? असद साहब में फ़ख्र मिल्लत की झलकी है, सालार की झलकी है अकबर साहब में। अच्छा, कैसे, कौन सी वो खुसूसियात देखने भाई फ़ख्र मिल्लत एक दीनदार आदमी थे जी, और बहुत अच्छी ख्यालत थे। वो मजहबी रुझान में असद साहब भी बिल्कुल दादा के नक्श कदम। अच्छा, सियासत के रुझान में अकबर साहब अपने बाबा के नक्श कदम में। जब बैरिस्टर बनने के बाद 5 साल इन्हों बाहर गए थे, उस वक्त इनको सालार की सोबत का ज़्यादा टाइम मिला। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा, बहुत चीज़ें सीखे और उनकी चीज़ों पे अमल करते, इसीलिए वो इतने सख्त मिजाज भी हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। तो आपको क्या लगता है, एक जो बहुत अहम सवाल है पूरे मुल्क भर में अक्सर MIM से किया जाता है, आम लोग भी करते हैं और कुछ सहाफ़ियों ने भी कभी पूछा है, फ़ख्र मिल्लत साहब, फिर उसके बाद सालार मिल्लत, फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो पूरी रिवायत है सर, आपको क्या लगता है कि ये एक पूरी लेगेसी है ये अपने आप में? इस लेगेसी को आपको कौन लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बाद कौन कंटिन्यू करेगा? भाई फ़ख्र मिल्लत के बाद भी ये सोचते थे लोग, लेकिन सालार का बदला गया। सालार के वक्त भी ये सोचते थे, तसव्वुर नहीं करते थे कि असद साहब इस काबिल बनेंगे। उनका दौर, उनकी जवानी जो हालत थी, तो क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर थे, कई खूबियाँ थे उनकी, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, इधर आए, बाप की विरासत में जो हिस्से मिले, जो चीज़ें मिले, उसको अपना लिए। अकबर साहब को तो बाप से कई चीज़ों में तरबियत मिली, और ये तालीमी इदारे ये जो कायम हो गए, ये लोग इनको मुक़य्यद कर दिया, महफूज कर दिए, वरना ये नहीं होते तो इन्हों कहाँ रहते पता नहीं। ये जमात में रहते, जमात भी चलाते थे, लेकिन ये एक काम में तकसीम हो गए। तकसीम होने की वजह से कामों में भी और कामयाबियाँ मिलती गई। तो अभी जो भी हिस्ट्री रही है सर MIM की, ये कहीं पर कैद करके रखी है आपने? क्योंकि जैसे अभी तो आपका जिस्म साथ नहीं दे रहा है, तो सर ये सारा मवाद अपने साथ लेके चले जाएंगे आप? नहीं, वही सहबत है मुझे। हाँ, तो इस बात से रोज़ाना एक अत्तर खान आते जी,
उन्होंने भी ऐसा इंटरव्यू लेते 2-2 घंटे 3-3 घंटे का अच्छा, जो तो डिजिटली आपका पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है ना? चल रहा है वो। हम्म। अब मेरी भी ख्वाहिश है कुछ चीज़ें जो पब्लिक को नहीं मालूम है हम्म। वो पब्लिक के सामने आना। मैं तो कहता हूँ सर, इतनी जानदार जुबान है आपकी, तो आप तो खुद भी किताब लिख सकते हैं। ऐसे फ्री टाइम में क्या करते हैं सर आप? कुछ किताब विताब पढ़ते हैं या फिर किसी को सुन लिया? जैसा मैं अब मेरे डायलिसिस हो रहा है ना, जी। 4 घंटे का डायलिसिस रहता हाँ। है। मैं 4 घंटे घबराहट होती मेरे को। अकबर साहब को ना टीवी लगा दो, सीआईडी या रेसलिंग देखता हूँ बस। सीआईडी है रेसलिंग। तो गजलें वगैरह भी सुनते हैं सर आपकी कोई? गजल गजल अब हमारा ख़ानदानी पूछा में कवालियाँ वालियाँ हमारे पास चलते रहती। कौन है सर फेवरेट गजल गो या कोई कवाल? ये कवाला बहुत है। जी। अजीज़ वारसी के बच्चे पढ़ते हैं जो अवैसी में भी सुना रहे थे। मोहम्मद कवाल बोल के दरगाह सुफिन का है। हैदराबाद की पूरे कवाला आते हैं मेरे पास। और गजल गो में? गज़ल में अब नहीं रहे कोई बच्चे, नए नए आ गए हैं। तो अमीर मोहम्मद खान ये लोग सुनाते थे अच्छे गज़ल। और एक जो तलत अजीज़ थे। तलत अजीज़ा, वाह! ये तो खैर गजल वजल का तो चला था अब हमारे घर में 4-5 उर्सा होते। हम्म। हमारे वालिद का होता, मामू का होता, भाई का होता। अब रमज़ान में कल ने परसों हमारे पढ़नाना का है जी। सितारे मस्जिद देवीपुर में, तो उसमें कवाली होती शाम के बाद से 2 बजे तक। आप सुनाते भी हैं सर? हाँ? आप नहीं सुनाते भी हैं या मैं फिर? रात रहता है लेकिन जेल में सुनाता हूँ। परसों एक जलसे में बोलती है असद साहब तालाब पट्टे की, क्या? हाँ 15 मिनट तो हमारी खसीदा खानी करे, पाशा ऐसे करे, ये करे, वो करे। जेलों में सालार को नाता सुनाते थे, ऐसा थे। एक रुख सालार का मैं ये भी पाशा का ये देखा, रामकृष्णा थिएटर के सामने से सालार को लेके जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त को बिठा के चेतक पे थिएटर में से सालार निकले, पाशा निकले। पाशा साहब, सालार पाशा पाशा, यहाँ क्या कर रहे हो ना? पिक्चर देखने आए। बोले अच्छा अच्छा। तो थे एक ज़माने में पैंट शर्ट डाल के निकल जाते थे पास वक्त, 1-2 जोड़े, इकलौते जोड़े थे। लेकिन दोस्तान तो बोलते तू पैदा हुआ शेरवानी के वास्ते, क्योंकि शेरवानी के बाद हमारी जितनी शिनाख्त बनी, कोई ड्रेस में नहीं। कहीं भी गए तो अकबर साहब भी बोलते, आपके साथ पब्लिक में चले गए तो पब्लिक आपको देख के पहले बोलती आए, बाद में देख के तेरी अकबर भाई आए बोल, क्योंकि आपकी वज़ा खता लिबास बचपन से आप ऐसी छे बोलते। एक रॉब है सर वैसे शेरवानी में, मतलब हमारे घर में जो हमारे भाई पूरे वास्कोट, क्योंकि मेरे बड़े भाई मामू के जानशीन खलीफा है। अच्छा। कबूल पाशा शितारी साहब पर तो पिछले रमज़ान में इंतकाल हुआ। और मंजले भाई जिससे मेरे वालिद के जानशीन है। शितारा मस्जिद के मुतली बड़े भाई है, दवीपुर नूर खां बाज़ार की हमारी मस्जिद है दादा की, हमारे मंजले भाई वहाँ के मुतवली। आप खानकाही निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं? जो कौन सी मशाइख घराने का, कादरी घराने का है। माशाल्लाह। फिर खानकाह कबूल मुस्तफ़ी में हमारे दादा वालिद ताया के मज़ारात है जी। वहाँ भी 3 उर्सा होते साल में। हमारा भांजा वहाँ का सज्जादा है। तो मैं बचपन से मजलिस में तो सब बोलते कि 3 बेटे 3 रंग के हैं मुर्तज़ा पाशा साहब के बल्कि। तो सालार भी वालिद से पूछते थे पाशा ऐसा करने में, मेरे को नहीं मालूम, मैं तुम्हारे हवाले कर दिया, जो करते कर लो पाशा को। तो वालिद साहब भी फ़ख्र मिल्लत के जलसों के साथ जलसों में तकरीर करते थे। तो बहुत जलसे वालिद साहब की भी हुई उनके साथ। हमारे बदिया के एम्प्लॉइज़ थे वालिद, लेकिन मुकर्रिर थे बेहतरीन, सुल्तानुल वाइज़िन को टाइटल दिए जी। मुसलमाना ने औरंगाबाद, वास करने वालों के सुल्तान बोल के। हाँ, ये वैसे शेर व सुखन में भी आपकी दिलचस्पी है सर? इसमें शेर व सुखन में? नहीं पसंद है शायरी क्या, मेरे को जुनून नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक आम बात है शायरान जो सब मुफलिस रहते बोल के, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अब मेरे मामू हैं हज़रत कामिल शितारी साहब, बेहतरीन शायर थे। हाँ। इतने बड़े शायर थे कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के कोई बारगाह में उनका कलाम सुनाए बगैर बारगाह में कव्वाली नहीं होती। हज़रत कामिल शितारी साहब, अगर आपको सुनना है, शौक़ है तो आइए मेरे पास परसों जुम्मे के दिन दवीपुरा। बिल्कुल सर, वहाँ तो मैं आऊँगा। आज कुछ सुना दीजिए सर, कुछ भी आपको याद हो, 2 शेर आपके पसंदीदा कुछ अशार होंगे ना? कामिल साहब जी बिल्कुल। तरके गम गवारा है
और न गम का यारा है। अब तो दिल की हर धड़कन आलम आशिकारा है। ये तो कहिए क्या उसको आप छोड़ सकते हैं। ये तो कहिए क्या उसको आप छोड़ सकते हैं। जिसने मरते मरते भी आपको वाह, वाह, पुकारा वाह। है। जिसने मरते 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 भी आपको पुकारा है। हमसे पूछिए साहिब इंतज़ार की घड़ियाँ। हमसे पूछिए साहिब इंतज़ार की घड़ियाँ। हमने रात काटी है, हमने दिन गुजारा बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। हमने रात काटी है, हमने दिन गुजारा है। वाह सर। तरन्नुम में भी ये वो पहले था, बहुत ज़ौक था। वो क्रिसेंट एकेडमी बोल के चलाते थे हम बच्चों के साथ, गज़लां मिजाजिया मुशायरे ये वो सब। ये जितनी भी सलाहियतों के मालिक हैं सर, अल्लाह ने जिनसे नवाजा है आपको, तो कई बार उस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ होगा आपको जवानी के दिनों में। जी जी। जैसे सिनफ़े नाजुक को मुतासिर किया हो अपनी तरफ, कुछ ऐसे ही सुना है। वैसा इत्तेफाक नहीं हुआ। तो सर अभी जो 1 मार्च को ये होगा, फाउंडेशन डे होगा एमआईएम का, जितनी भी तारीख रही है एमआईएम की, उसमें सबसे मुश्किल बात किसको कहेंगे आप? जो फ़ख्र मिल्लत का भी समय हुआ, सालार मिल्लत का भी वक्त गुजरा है, सबसे जो मुश्किल समय गुजरा आपके हिसाब से वो कौन सा वक्त था? वो साहब सबसे मुश्किल वक्त फ़ख्र मिल्लत का गुजरा। सबसे मुश्किल? उनके घर की लाइट काट दी गई, उनके घर का नल बंद कर दिया गया जी। उनके पर कई पाबंदियां लगा दिए गए। फिर उनको 11 महीने जेल की सोबतें की बर्दाश्त करनी पड़ी। जितनी कठिन मुसीबत उन्हें उठाए उतनी सालार ने उठाए। अच्छा। उसके बाद सालार को 14 मरतबा जेल में डाले, लेकिन अल्लाह का फजल रहा, वो साबित कदमी के साथ रहे। सालार की पाए इस्तिकामत में कभी इस्तक़लाल, कभी लग़ज़िश नहीं आई। वो हमेशा साबित कदम रहे। जेल की सलाखें, बुलंद दीवारें उनके अज़ाइम को रोक नहीं सकी, वो काम करते रहे। सोबतें बर्दाश्त करना जेल की तो सुन्नत अंबिया है। सालार बोलते थे कि भाई ये हमारे पास मजहबी शख्सियतें मिठा खाना सुन्नत बोल के दस्तरखान का मिठा साफ़ कर देते, जेल को जाना भी सुन्नत है बोलते थे सालार। अब 62 साल की ज़िंदगी गुजरी सर, कोई मलाल दिल में पिछली ज़िंदगी का? कुछ भी नहीं साहब, कोई ख्वाहिश नहीं है कुछ। बोला ना, मुझे एक परेशानी थी तो एक सिगरेट की थी। मेरे को इतना गालिब हो गया था, मैं खुद परेशान था कि छुटता वो। छोड़ दिया आपने? नहीं बोला किस्सा आपको? नहीं, सिगरेट तो सुना ही नहीं आपने कुछ। वो भी किस्सा क्या है, लतीफ़ा है वो। मैं बहुत पीता था सिगरेट। जी। तो ऐसे आधा तो शुमार में बताइए, दिन में इतने डब्बी या इतने पीस? तकरीबन 24 घंटे में 3 डब्बी तो पीता था। 3 पैकेट? जी। तब जब मेरे को 4 मीनार से याकुतपुरा मुंतकिल करे, जी। तो वहाँ जाने के बाद हर जगह जाते 1 प्याली चाय, 3 डब्बी सिगरेट, 2 डब्बी सिगरेट आ जाती। हाँ। तो मैं बोला भाई सिगरेट को रोक दो, चाय दे दो मेरे को। 10 चाय जो पी लूँगा, लेकिन सिगरेट न को। लोग देख के बोलेंगे एमएलए तो 2 रकात का है बोलेंगे। तो लोग देख के क्या सोचना साहब, सिगरेट की डब्बियाँ ले जाए। वो तैश में आके छोड़ दिया सिगरेट, 5 साल हो गया। हाथ नहीं लगाई आज तक? क्या बात है। दिल में दिमाग में आ गया कि लोग देख के बोले मायूस समझेंगे, इतने सिगरेट की डब्बियाँ ले रहे हैं चाय के साथ। तो एक मज़ाहिया अंदाज से बोला 2 रकात का एमएलए बना दिए क्या बोल के छोड़ दिया होगा। तो जान दो, कोई आदत नहीं, खाने का शौकीन था, लेकिन अब अल्लाह का फजल है ये बीमारी में भूख भी नहीं लग रही, खा भी नहीं सक रहा हूँ, कमज़ोरी बहुत हो गई। आज तो बैठ के बात कर रहा हूँ, कल तो बात के काबिल भी नहीं था।
ऐसा दम चढ़ रहा था 2 रोज़ से, खून की कमी है, बोले खून वून चढ़ा तो आज ज़रा कुछ तबीयत किसी कदर संभली भी है। परसों तो मैं बोल दिया होगा अपना काम, 2 मार्च का जलसा भी मिलता कि नहीं कि बोल के। तो ये दो रकात की जो बात निकली वो अल्लामा इकबाल का शेर याद आया क्या आपको? नहीं नहीं, हाँ कोई एक शेर भी है हाँ, ना। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने हाँ। 2 रकात के इमाम। सही है वही चीज़। तो चलिए खैर सर, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। ये आखिर में जब आप बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप इतना वक्त आपने सियासत को दिया या एमआईएम को दिया, जो भी हो, मगर आपसे नसीहत तलब करते हैं नौजवान आज के। तो ये कैमरा है सर, ये आप हैं, जो भी नसीहत आज के हालात के हिसाब से आपको लगता साहब है कि मेरे एक नौजवान ही को ये चीज़ करनी नसीहत चाहिए। वसीहत सब जो भी है एक ही चीज़। जी हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अल्लाह का इनाम है, इसकी कदर करो, इसके साथ रहो। हमारे बुज़ुर्गों ने अब्दुल वाहिद अवैसी को फ़ख्र मिल्लत बनाया, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी को सालार मिल्लत बनाया, असदुद्दीन अवैसी साहब को नकीब मिल्लत बनाया, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हबीब मिल्लत बनाया। ये अल्लाह की देन है, इनको अल्लाह की अता है, बुज़ुर्गों का करम है इन पे। इन्होंने सही काम कर रहे हैं, इनके साथ वाबस्ता रहो। जब तक जमात से वाबस्ता रहेंगे, अपनी भलाई रहेंगी, अपनी कामयाबी रहेंगी। बालिश भर भी खुदा न खास्ता दूरी हमारी तबाही का बायस बनेंगी। एक ही बात कहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जमात को इस मुकाम पे लाया। आज हमारी नस्ल को, हमारी औलाद को भी चाहिए कि जमात से वाबस्ता रहे। हर गली को एक लीडर, एक दानिश्वर बन गया है, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ये नहीं होना। ये इंतशार पसंद सियासत से अपने आप को महफूज रखिए, जमात से वाबस्ता रहिए। जमात पे अल्लाह का हाथ होता है, सरकार की हदीस है, सरकार का इरशाद है, वो तुमको गुमराही की तरफ जाने नहीं देता। बस एक ही पैगाम, एक ही मैसेज मेरा है कि जमात से वाबस्ता रहिए, जमात को कामयाब कीजिए, कि जमात को तक़वियत दीजिए और आपकी भी दीन और दुनिया भला हो जाएंगी। शुक्रिया। चलिए, तो बाकी एंड में ये तो है ही, टी कास्ट हम लोगों की नई पहल, ये हम लोगों का चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर हम लोगों का कंटेंट आपको पसंद आता है तो। बेहद शुक्रिया जनाब अहमद पाशा कादरी साहब। अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नए मवाद के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। उसके बाद